जय हिंद एवरीवन। श्री राम पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं साधना द्विवेदी। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को हिंदी साहित्य का पाठ 18 पढ़ाया था, जिसका शीर्षक था संघर्ष के कारण तुरुक मिजाज हो गया धनराज। यानी धनराज पिल्ले जो कि हॉकी के सुप्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, उनके बारे में वो पाठ था। उनके बारे में मैंने आप लोगों को बताया। आज मैं आप लोगों को हिंदी साहित्य का पाठ 19 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है आश्रम का अनुमानित व्यय। इसके लेखक मोहनदास करमचंद गांधी हैं, जिन्हें आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, जो कि हमारे राष्ट्रपिता हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम इनके बारे में जान लेते हैं, उसके बाद फिर अपने पाठ की तरफ बढ़ेंगे। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ और इनकी मृत्यु जो है वो 30 जनवरी 1948 को हुई। महात्मा गांधी के नाम से इन्हें जाना जाता है। भारत एवं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख राजनैतिक एवं आध्यात्मिक नेता थे। वे सत्याग्रह के माध्यम से अत्याचार के प्रतिकार के अग्रणी नेता थे। उनकी इस अवधारणा की नींव संपूर्ण अहिंसा के सिद्धांत पर रखी गई थी, जिसने भारत को आज़ादी दिलाकर पूरी दुनिया में जनता के नागरिक अधिकारों एवं स्वतंत्रता के प्रति आंदोलन के लिए प्रेरित किया। उन्हें दुनिया में आम जनता महात्मा गांधी के नाम से जानती है। संस्कृत भाषा में महात्मा अथवा महान आत्मा एक सम्मान सूचक शब्द है। गांधी को महात्मा के नाम से सबसे पहले 1915 में राजवैद्य जीवराम कालिदास ने संबोधित किया था। एक अन्य मत के अनुसार स्वामी श्रद्धानंद ने 1915 में महात्मा की उपाधि दी थी। तीसरा मत यह है कि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि प्रदान की थी। 12 अप्रैल 1919 को अपने एक लेख में उन्हें बापू, गुजराती भाषा में बापू यानी पिता के नाम से भी याद किया जाता है। एक मत के अनुसार गांधी जी को बापू संबोधित करने वाले प्रथम व्यक्ति उनके साबरमती आश्रम के शिष्य थे। सुभाष चंद्र बोस ने 6 जुलाई 1944 को रंगून रेडियो से गांधी जी के नाम जारी प्रसारण में उन्हें राष्ट्रपिता कहकर संबोधित करते हुए आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों के लिए उनका आशीर्वाद और शुभकामनाएं मांगी थी। प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर को उनका जन्मदिन भारत में गांधी जयंती के रूप में और पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये तो गांधी जी के बारे में हमने आपको बता दिया। तो हम अपने पाठ की तरफ बढ़ेंगे। तो अब हम अपना पाठ शुरू करते हैं। और अब इसका जो शीर्षक है वो क्या है? आश्रम का अनुमानित व्यय। यानी गांधी जी जो हैं वो अपने आश्रम के लिए कितना व्यय लगेगा उसका अनुमान लगाते हैं इस पाठ में। आरंभ में संस्था यानी आश्रम में 40 लोग होंगे। शुरू में उस आश्रम में केवल 40 लोग रहे होंगे। कुछ समय में इस संख्या के 50 हो जाने की संभावना है। गांधी जी सोचते हैं कि अभी तो 40 लोग ही हैं, लेकिन कुछ समय में लग रहा है कि 50 लोग हो जाएंगे। हर महीने औसतन 10 अतिथियों के आने की संभावना है। इनमें 3 या 5 सपरिवार होंगे, इसलिए स्थान की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि परिवार वाले लोग अलग रह सकें और शेष एक साथ। फिर गांधी जी सोचते हैं कि हर महीने कम से कम जो है वो 10 अतिथियों के आने की संभावना है ही, और इनमें से 3 या 5 लोग ऐसे होंगे जिनके परिवार होंगे, जो परिवार के साथ आएंगे। इसलिए हमें ऐसे स्थान की व्यवस्था करनी चाहिए आश्रम में कि जैसे परिवार वाले लोग जो रहें वो अलग रहें और जो मतलब बिना परिवार के हैं वो एक साथ रहें। इसको ध्यान में रखते हुए 3 रसोई घर हों और मकान कुल 50,000 वर्ग फुट क्षेत्रफल में बने तो सब लोगों के लायक जगह हो जाएगी। फिर गांधी जी सोचते हैं कि अच्छा,
ठीक है कि अगर हम इस बात को ध्यान में रखते हैं तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हमें 3 रसोई घर बनवाना होगा और जो मकान है वो कुल 50,000 वर्ग फुट क्षेत्रफल में बना होना चाहिए, तब जाके लोगों के रहने लायक जगह होगी। इसके अलावा 3,000 पुस्तकें रखने लायक पुस्तकालय और अलमारियां होनी चाहिए। मतलब इतना तो लोगों के रहने के लिए होना चाहिए और इसके अलावा 3,000 पुस्तकें रखने लायक पुस्तकालय बनवाना है जिसमें अलमारियां भी हों। कम से कम 5 एकड़ जमीन खेती करने के लिए चाहिए। अब इतने लोग रहेंगे तो खेती करने के लिए भी जमीन होनी चाहिए। तो कितनी जमीन होनी चाहिए? 5 एकड़, जिसमें कम से कम 30 लोग काम कर सकें। अब ऐसे लोग चाहिए जो खेतों में काम करें, उनकी संख्या कितनी है? 30। इतने खेती के औजार चाहिए, मतलब जितना खेत होगा उतने ज़्यादा लोग चाहिए काम करने के लिए, और फिर जितने लोग काम करने के लिए चाहिए उनके पास उतना ही औजार भी होना चाहिए। इनमें कुदालियों, फावड़ों और खुरपों की ज़रूरत होगी। मतलब खेती करने में कुदाल की ज़रूरत होगी, फावड़े की ज़रूरत होगी और खुरपे की ज़रूरत होगी। तो इन सब का व्यवस्था करना पड़ेगा। बढ़ईगीरी के लिए निम्नलिखित औजार भी होने चाहिए। जो बढ़ईगीरी का काम है उसको करने के लिए ये जो औजार हैं ये चाहिए। अब ये कौन कौन से औजार हैं? 5 बड़े हथौड़े, 3 बसूले, 5 छोटी हथौड़ियाँ, 2 एरन, 3 बम, 10 छोटी बड़ी छेनियाँ, 4 रंदे, 1 सालनी, 4 केतियाँ, 4 छोटी बड़ी बेधनियाँ, 4 आरियाँ, 5 छोटी बड़ी सड़ासियाँ, 20 रतल कीलें छोटी और बड़ी, 1 मोंगरा यानी लकड़ी का हथौड़ा, मोची के औजार। मतलब इतने तो चाहिए बढ़ईगीरी के सामान के लिए। देखिए यहाँ कुछ अलग से लिखा है, जिसमें क्या लिखा है कि दक्षिण अफ्रीका से लौटकर गांधी जी ने अहमदाबाद में एक आश्रम की स्थापना की। उसके प्रारंभिक सदस्यों तथा सामान आदि का विवरण इस पाठ में दिया गया है। जैसा कि मैंने बताया कि जो गांधी जी हैं इस पाठ में ये जो आश्रम बनाए हैं उसी में कितना खर्चा लगेगा उसका अनुमान लगाते हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं। फिर है मेरे अनुमान से इन सब पर कुल 5 रुपया खर्च आएगा। ये उस समय की बात है, तो उस समय 5 रुपये में इतने सारे सामान मिल जाएंगे। रसोई के लिए आवश्यक सामान पर 150 रुपये खर्च आएगा। जो रसोई के लिए सामान खरीदना है उसमें 150 रुपये का खर्च आएगा। स्टेशन दूर होगा तो सामान को या मेहमानों को लाने के लिए बैलगाड़ी चाहिए। जैसे अगर स्टेशन दूर है तो पैदल तो कोई आएगा नहीं, तो उन्हें लाने के लिए, उनके सामान को लाने के लिए एक बैलगाड़ी होनी चाहिए। मैं खाने का खर्च 10 रुपये मासिक प्रति व्यक्ति लगाता हूँ। मतलब वो सोचते हैं कि मतलब अगर एक व्यक्ति के खाने का अगर मैं देखूँ तो मान लो एक व्यक्ति का खर्च जो है खाने का वो 10 रुपया महीना है। तो मैं नहीं समझता कि हम यह खर्च पहले वर्ष में निकाल सकेंगे। फिर ये सोचते हैं गांधी जी की ऐसा हमें नहीं लग रहा है कि हम पहले वर्ष में ही इतना खर्च करने के लिए निकाल पाएंगे। वर्ष में औसतन 50 लोगों का खर्च 6,000 रुपये आएगा। फिर गांधी जी सोचते हैं कि एक साल में 50 लोगों का खर्च जो है वो लगभग 6,000 रुपये पड़ेगा। तो आज बस इतना ही। अब आगे की कहानी में आगे के वीडियो में बताऊंगी। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं जिन्हें आप अपने उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिएगा। तो सबसे पहला प्रश्न है, आरंभ में संस्था में कितने लोग रहे होंगे या कितने लोग थे? हर महीने किसके आने की संभावना थी? आश्रम में कैसी व्यवस्था होनी चाहिए? खेती करने के लिए कितने जमीन चाहिए थे? बढ़ईगीरी के लिए कौन कौन से हथियार होने चाहिए? ये सब सामान खरीदने में कितना खर्च होगा, कितना खर्चा
होगा, कितना खर्चा आएगा। वर्ष में 50 लोगों का कितना खर्च पड़ेगा। तो ये 7 प्रश्न हैं जिनके उत्तर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखनी है। अब इस पाठ से संबंधित कुछ शब्दार्थ हैं, इन्हें भी आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। तो इस पाठ में आए कठिन शब्दों के अर्थ इस प्रकार है। आरंभ, आरंभ मीन्स होता है शुरुआत। संभावना, संभावना यानी उम्मीद। औसतन, औसतन यानी लगभग। अतिथि, अतिथि मीन्स मेहमान। व्यवस्था, व्यवस्था मानी इंतजाम। लायक, लायक मीन्स योग्य। बढ़ईगिरी, बढ़ईगिरी यानी लकड़ी के काम करने की कला। मासिक, मासिक यानी महीने का। मालूम, मालूम यानी ज्ञात। मदों में यानी वस्तुओं पर। जुटाना, जुटाना यानी प्रबंध करना। तो ये पाठ में आए कठिन शब्द हैं और उनके अर्थ हैं। इन्हें भी आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। धन्यवाद।